स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the lecture 19, British Conquest of Maratha Part 2. First of all, यार extremely sorry कि I had to stop this series for last 1 month almost. अब 1.5 महीना हो चुका है, not even 1 month. I can totally understand the frustration and anxiety that you guys must have gone through because of me. But I want to apologize to you for this particular thing. एक्चुअली यार मीन्स चल रहा था, ऑप्शनल का बहुत बड़ा बैच था मेरे पिछले 1 साल में, बहुत सारे बच्चे इस बार मीन्स में भी थे, तो आई वांटेड टू गिव द मैक्सिमम टाइम स्पेंड टू देम एंड आई वाज माई सेल्फ नॉट श्योर कि एग्जैक्टली सीरीज में वापस से रीस्टार्ट करूंगा या फिर इसको मैं कब चालू करूंगा, तो दैट्स आई डिड नॉट इवन रिप्लाई टू योर पर्सनल मैसेजेस, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। इसको रिस्टार्ट कर लेते अभी के लिए, सिंस दिस सीरीज इज समथिंग दैट आई एम रिस्टार्टिंग नॉट बिकॉज ऑफ द बेसिकली यू नो योर सपोर्ट बट बिकॉज ऑफ योर गाली, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारी गालियाँ पड़ चुकी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में भी एंड आफ्टर यहाँ पे भी, तो इसको थोड़ा सा किक स्टार्ट कर लेते हैं सिंस यू गाइज आर सो एंशियस, तो इसको किक स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम स्टिल टू मच बिजी, अभी भी डेली बेसिस पे 8 to 10 आवर्स के पेड लेक्चर्स में ही सारा टाइम जा रहा है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज दैट कि आई विल ट्राई टू बेसिकली पुट वीडियोज ऑफ रफली 45 मिनट टू 1 hour ऑन वीकली 3 से 4 वीडियोज़ 15 से 20 अक्टूबर के बीच में एटलीस्ट विल ट्राई टू रीच अप टू 1857 एंड आफ्टर अक्टूबर के एंड में कंटिन्यूसली 4-5 दिन जो है वो थोड़े से लीनियंट टाइम पीरियड के दिन हैं, तो तब बेसिकली व्हाट आई विल डू इज दैट कि थोड़ा सा मैराथन सेशन खींचूंगा मैं 4-5 घंटे का एंड विल ट्राई टू रैप दिस पर्टिकुलर सीरीज अप बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर। बट आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी कि बाय एंड ऑफ अक्टूबर हो ही जाएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बेसिकली रैप इट अप कि थोड़ा सा दिन में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आई कैन बेसिकली डू दैट, बट अगेन नो गारंटी ऑफ दैट। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है इन माई ओपिनियन कि अक्टूबर के एंड तक तो आई विल बी ट्राइंग टू फिनिशिंग इट अप, बट अगर नहीं होता है तो फिर नवंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक एटलीस्ट दिवाली तक तो इसको खत्म कर ही दूंगा मैं, दैट इज बिफोर 9 to 10 नवंबर। तो 9-10 नवंबर के पहले तो इसको खत्म कर लेते हैं, देयर आफ्टर बेसिकली आई विल बी मूविंग ऑन टू द मीडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया का PYQ। अभी के लिए आई रियली एम अपोलोजाइजिंग टू यू कि ये थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, बट अब जितना हो पाता है उतना मेरे लेवल पे आई एम गोइंग टू डू। सो लेट्स किक स्टार्ट दिस सीरीज अगेन, ओके, विथ एन अपॉलॉजी अगेन, सॉरी फॉर द डिले दैट हैज बीन कॉज्ड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, बट इसको अब थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं एंड विल ट्राई टू फिनिश इट अप एज सून एज वी कैन, अक्टूबर एंड या फिर मोस्ट प्रोबेबली नवंबर का मिड। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड, लेक्चर 19 के ऊपर जाते हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास का पार्ट 2 जो हमको देखना था। इफ यू रिमेंबर अभी तक हम लोगों ने इसका बेसिक एस्पेक्ट जो कवर अप करके रखा हुआ था एज फार एज मराठा पॉलिटिक्स इज कंसर्न। हमने मीडियल इंडिया में शिवाजी महाराज को अच्छे तरीके से कवर अप करके रखा था और शिवाजी महाराज के अंडर मराठाज रोज उनका एंड औरंगजेब का जो मिलिट्री अफेयर था वो भी हम लोगों ने देख लिया था। देयर आफ्टर औरंगजेब दक्खन क्राइसिस और दक्खनी अल्सर हाउ इट रूल्ड औरंगजेब, हमने वो भी देख लिया एंड देयर आफ्टर वी हैड मूव्ड ऑन टू पेशवाशिप। पेशवाशिप की निटिग्रिटीज भी हमने देखी हुई थी कि कैसे पेशवाज ने अल्टीमेटली मराठा कोर्ट को कैप्चर कर लिया अंडर बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव एंड बाजीराव के हीरोइक मिलिट्री एक्सप्लॉइट हम लोगों ने देखे हुए थे। फाइनली बाजीराव डाइड इन 1740 एंड बाजीराव के डेथ के बाद अल्टीमेटली हिज सन एंड सक्सेसर दैट इज बालाजी बाजीराव केम इनटू ऑफिस। बालाजी बाजीराव भी इनिशियल लेवल पे पेशवा ही थे, पेशवाशिप बाय द टाइम पीरियड ऑफ बालाजी बाजीराव हेरिडिटरी बन चुकी थी। हमने देखा भी था कि बालाजी विश्वनाथ व्हेन ही डाइड इन 1720 उसके बेटे जो है या फिर उनके बेटे जो है दैट इज बाजीराव द ग्रेट, he basically had to claim or he had to stake the claim to throne and ultimately he had wrested that throne away or he had wrested that Peshwaship away from Maratha or their military commander. Ultimately by the time period of 1740 पेशवाशिप हेरिडिटरी हो चुकी थी एंड बाजीराव के जाने के बाद ये पेशवाशिप जो बालाजी बाजीराव को ट्रांसफर हुई। इनिशियल लेवल पे ये ऑफिस हेरिडिटरी हुआ करता था, बट 1749 में फाइनली मराठा एम्पेरर हम लोगों ने देखा हुआ था कि कौन थे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम was छत्रपति शाहू महाराज। तो शाहू महाराज was basically मराठा एम्पेरर फ्रॉम 1707 से लेके 1749। हमने इनके ऊपर भी एक चीज कवर अप करके रखी थी कि कैसे सिविल वॉर हुआ था इन बिटवीन शाहू महाराज एंड ताराबाई एंड हाउ ताराबाई was ultimately defeated or she was forced to accept the defeat and शाहू महाराज had captured the throne by 1707 and 1707 से 1749 शाहू महाराज was there. Finally he died in 1749 and on his deathbed since he had no legal heir तो एक सांगोला एग्रीमेंट हुआ। सांगोला इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र एंड ये सांगोला एग्रीमेंट से इट वाज डिसाइडेड कि पेशवाशिप जो है नाउ इट विल बिकम द ट्रू रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड वाया दिस सांगोला एग्रीमेंट अल्टीमेटली मराठा का पावर जो एक्चुअल में पेशवा के अंडर ही था वो एक्चुअल में क्या हो गया, पेशवा के अंडर चला गया। इन दैट सेंस कि पेशवाज हु वर सर्विंग अंडर द एम्पायर
Now they themselves become the emperor of the Maratha Empire, and from 1749 onward, पेशवा became the sole sovereign of the entire Maratha Empire. Because अब छत्रपति नहीं थे, महाराज नहीं थे, तो पेशवा became the de facto head of the entire empire. So that is something to begin with. But बालाजी बाजीराव का reign actual तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के वजह से ही फेमस था. From 1740 to 1750 फाइनली कुछ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इनके नाम पे है, जैसे मालवा एंड बुंदेलखंड वाला एरिया जो हमने पहले ही देखा था कि बाजीराव के टाइम पीरियड पे मराठास ने कैप्चर करके रखा था. आफ्टर बैटल ऑफ भोपाल हमने देखा हुआ था कि मालवा का ये जो है दैट इज दिस वन दैट इज बेसिकली गवर्नरशिप जो है मराठास के अंडर आ चुका था. एंड मालवा के साथ साथ फिर बुंदेलखंड वाले एरिया में भी मराठास हैड इंटरफियर्ड एंड बुंदेलखंड भी मराठास ने बाय एंड लार्ज 1731 के अराउंड अपने अंदर लाके ही रखा हुआ था. तो बुंदेलखंड एंड मालवा में लोकल लेवल पे रिवॉल्ट हो रहे थे. ये दोनों रिवॉल्ट अपने सबसाइड करके इसको अपने अंदर लाने का काम. देयर आफ्टर फिर 1748 में अनदर ग्रेट इवेंट ऑकर्ड इन एंटायर दक्खन, दैट इज निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ डाइड. इनके ऊपर भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ हाउ ही एस्केप फ्रॉम द कोर्ट in 1724 मुगल कोर्ट, एंड देयर आफ्टर ही अराइव्ड इनटू हैदराबाद, एंड हैदराबाद में आके इन्होंने अपना एक सेपरेट किंगडम बना के रखा हुआ था. अल्टीमेटली ही वाज एंटेंगलिंग विद मराठास एवरी नाउ एंड देन. फाइनली 1748 में ही डाइड. आफ्टर हिज डेथ हम लोगों ने वो वाला एस्पेक्ट भी कवर अप करके रखा था कि हाउ ड्यूप्लिक्स एंड देयर आफ्टर क्लाइव इंटरफेयर्ड इनटू द इंटरनल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हैदराबाद. एंड हैदराबाद में फिर मुजफ्फर जंग, सालाबाद जंग एंड उनके पहले नासिर जंग. इनका पॉलिटिक्स भी जितना हम लोगों को कवर अप करना था ऊपर ऊपर से ही वो हमने कवर अप किया था. बट ऑब्वियसली आफ्टर द डेथ ऑफ असफ जहाँ मराठास के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी थी टू कैप्चर सर्टन टेरिटरीज ऑफ द हैदराबाद, एंड मराठास ने ये भी करके रखा हुआ था. हैदराबाद की सर्टन टेरिटरीज मतलब थोड़ा सा ईस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ वाला एरिया, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर जो बेसिकली मध्य प्रदेश वाला एरिया, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपने अगर मीडियल इंडिया की सीरीज़ की होगी तो उसमें हमने शेर शाह सूरी एंड आफ्टर औरंगजेब ने जो ट्रेड रूट बनाए थे वो डिस्कस किए थे. और उसमें हमने देखा था कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो तक्षशिला से लेके सुनारगांव, ढाका तक, एंड आफ्टर इसके बीच में आगरा, आगरा से नीचे बुरहानपुर, एंड बुरहानपुर से कनेक्टिविटी कहाँ पे आती थी तो दौलताबाद, एंड आफ्टर भरूच. तो बुरहानपुर वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग टाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम. ये भी मराठास ने कैप्चर करके रखा हुआ था. एंड आफ्टर फिर बीजापुर. बीजापुर टाउन इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट. एक ज़माने की बीजापुर डायनेस्टी ही किया करती थी. उनका एक कैपिटल टाउन हुआ करता था जो नॉर्थन कर्नाटका में आता है. तो मल्टीपल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन, कैपिटल टाउन, और यू कैन से टाउन ऑफ सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम वर कैप्चर्ड बाय बालाजी बाजीराव ड्यूरिंग 1748. बट फाइनली 1749 के बाद तो इनके पास सारी पावर ही आ गई. एंड 1749 में पेशवा बिकेम द ट्रू रूलर ऑफ मराठा एम्पायर. अभी जो हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ सांगोला हुई थी उससे. एंड देयर आफ्टर फिर एज सच कोई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हमको दिखाई नहीं देते हैं. द नेक्स्ट बिग इवेंट एज फार एज बालाजी बाजीराव इज कंसर्न, then that next big event is one of the most significant event of the entire 18th century world history, not only Indian history. ये पर्टिकुलर बैटलफील्ड को पूरे दुनिया का 18th सेंचुरी में सबसे ब्लडियस्ट बैटल माना जाता है. अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ था कि जितने भी बैटल हुए उसमें रफली 2000 से लेके 5000 के बीच का जो है डेथ टोल दिखाई देता है. 2000 टू 5000 मतलब हमने बक्सार में भी देखा था कि 7000 वाज द मैक्सिमम डेथ टोल. प्लासी तो वाज नॉट इवन अ बैटल, इट वाज अ माइनर स्कर्मिश. हार्डली 200-400 लोग ही उसमें मरे हुए थे. बट एज फार एज दिस स्पेसिफिक बैटल इज कंसर्न, देन विद इन बैटल फील्ड हम लोगों को जो डेथ टोल दिखाई देता है वो 70 to 80,000 का दिखाई देता है. एंड आफ्टर बैटल फील्ड एक लार्ज स्केल मैसेकर हुआ था. तो दैट्स लाइक एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम एक रफ एस्टिमेट हिस्टोरियंस पुट एट 2 लाख to 5 लाख के बीच में एक डेथ टोल जो है ये बैटलफील्ड में हुआ था. ऑब्वियसली ऑप्शनल में हमको ये बैटलफील्ड बहुत इलेबोरेटली पढ़ना पड़ता है. उतने इलेबोरेटली तो मैं आपको नहीं जाऊंगा, बट आई विल गिव यू सर्टन पॉइंट कि अगर यहाँ से अगर कोई सवाल आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है. एंड आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हम ये भी देखेंगे कि व्हाई इंपॉर्टेंट बैटल्स हैव ऑकर्ड इन द फील्ड ऑफ पानीपत. तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था और जीएस में पूछा हुआ था. दैट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो. बट इन एनी केस दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडेज लेक्चर. तो सबसे पहले जो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन ये हम लोगों को कवर अप करना पड़ेगा. अहमद शाह अब्दाली के पहले नादिर शाह वाज देयर. नादिर शाह के ऊपर हम लोगों ने इलेबोरेटली देखा हुआ था कि हाउ नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739 बैटल ऑफ करनाल, आफ्टरमाथ, रैनसैकिंग ऑफ दिल्ली एंड ऑलमोस्ट 9 to 10 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ लूट नादिर शाह इंडिया से लेके भी गया था. अल्टीमेटली नादिर शाह का क्या हुआ, तो नादिर शाह वाज मर्डर्ड बाय अहमद शाह अब्दाली बाय एंड लार्ज हिमसेल्फ. अहमद शाह अब्दाली के थ्रू ही अल्टीमेटली नादिर शाह जो है वो मर्डर किया गया था
इसमें फिर अलग अलग स्टोरी है कि अब्दाली ने खुद मारा, कोई दूसरे मिलिट्री मैन के थ्रू मरवाया। बट इन एनी केस नादिर शाह वॉज मर्डर्ड, एंड नादिर शाह के मर्डर के बाद उसका जो पर्शियन एम्पायर है ये अफगानियों के हाथ में चला गया, एंड दिस अफगानी वॉज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वॉज एन अफगान पर्सन, एंड अफगान ने पूरा पर्शियन किंगडम जो अपने अंडर लेके रखा हुआ था। एंड इनके लिए भी अल्टीमेटली वही वाला प्रॉब्लम था कि एक डेजर्ट एरिड एरिया में बैठे हुए हैं। ये डेजर्ट एरिड एरिया में अगर आप बैठोगे तो आपको पैसा आएगा कहाँ से? तो इंडिया की तरफ आपको इन्वेजन करने पड़ेंगे। फॉर दैट पर्पज वंस ही बिकेम द रूलर 1748 से लेके 1764 के बीच में ही हैड इन्वेडेड इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। इसमें जो फोर्थ मेजर इन्वेजन जो था इसका, दैट वाज बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एंड उसी के ऊपर हम लोगों को बस पढ़ना पड़ता है, बिकॉज दिस बैटल ऑफ पानीपत अल्टीमेटली पेड वे फॉर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली ये कहा जाता है ना कि बैटल ऑफ पानीपत डिसाइडेड हु वाज नॉट टू रूल इंडिया। डिसाइडेड हु वाज नॉट टू रूल इंडिया मतलब नीदर मराठास नॉर अब्दाली, जो ऑलमोस्ट 15-20 साल के लिए नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल मास्टरशिप के लिए लड़ रहे थे, ये दोनों अल्टीमेटली बैटलफील्ड में डिफीटेड पावर ही थी। मराठास को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था, बट अब्दाली का डैमेज कोई कम नहीं था, जिसके ऊपर बात जो हम लोगों को करनी भी है। तो लेट्स मूव इनटू दिस एस्पेक्ट कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो अल्टीमेटली हुआ क्या। एक्चुअली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का अगर बैकग्राउंड देखे, इट ऑल स्टार्टेड इन 1757 सॉरी। तो 1757 के जनवरी में हम लोग को दिखाई देता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है ही हैड इन्वेडेड इंडिया, एंड इंडिया को इन्वेड करने के बाद उसने बेसिकली इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाले एरियाज है, दैट इज मुल्तान एंड आफ्टर लाहौर वाला एरिया, ये मुल्तान एंड लाहौर वाला एरिया अनेक्स कर लिया। अनेक्स करने के बाद इसका जो चीफ है, दैट इज सूबेदार वाला जो पोजीशन है, गवर्नर वाला पोजीशन, अपने बेटे को देके रखा था, तैमूर अली खान या फिर तैमूर शाह अब्दाली इसका नाम है। बट ये तैमूर शाह अब्दाली के अंडर जैसे ही ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया इंडिया का आ गया, एंड ऑब्वियसली इसके बाद में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। जनवरी में इन्वेजन हुआ, इन्वेजन होकर नॉर्थ इंडिया में लूटपाट अब्दाली ने मचाई, वापस चला गया, एंड वापस जाते जाते मुल्तान लाहौर वाले एरिया में अपने बेटे को बिठा के चला गया, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर वो चाहे तो इन्वेजन कर सकता है। बट इन ऑर्डर टू बेसिकली अवेंज दिस पर्टिकुलर थिंग, मराठास जो है बेसिकली बैटलफील्ड में उतरते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट एज फार एज मराठास आर कंसर्न, मराठास के ऊपर मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि 1752 आते आते मराठास ने मुगल कोर्ट को कैप्चर करके रखा हुआ था। मुगल कोर्ट में मराठास ने अपना एक बंदा भी रखा हुआ था, दैट इज वजीर, जिसका नाम था बेसिकली इमाद उल मुल्क या फिर इमाद उद्दौला भी इसको बोलोगे आप। इमाद उद्दौला जो है उसको बेसिकली इन लोगों ने वजीर बना के रखा हुआ था मराठास ने। ऑब्वियसली अब्दाली का इन्वेजन जब 1757 में हुआ तो वो दिल्ली पे भी हुआ था, एंड दिल्ली पे जैसे इन्वेजन हुआ ये इमाद उद्दौला दिल्ली से भाग गया, एंड दिल्ली से भाग जाने के बाद अल्टीमेटली मराठास का जो कंट्रोल है दिल्ली के ऊपर वो वीक हो गया, एंड दैट्स फाइनली मराठा डिसाइडेड कि वी नीड टू एंटर इनटू दिस अरेना, वी नीड टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर, अदरवाइज दिल्ली अपने हाथ से चली जाएगा। और हमने पहले ही देखा हुआ है कि बाजीराव द ग्रेट जिसने 1737 में दिल्ली के ऊपर इन्वेजन करके रखा था, तभी से मराठास का जो स्ट्रैंगल होल्ड है दिल्ली के ऊपर था, एंड मराठास वाज ऑफ द ओपिनियन कि दिल्ली को अनेक्स नहीं करेंगे, दिल्ली को सबसर्विएंट बना के रखेंगे। बट ऑब्वियसली अगर दिल्ली सबसर्विएंट नहीं रहती है या फिर दिल्ली किसी और के अंडर चली जाती है तो इट इज़ अ पॉलिटिकल ब्लो, और ब्लो टू द पॉलिटिकल प्रेस्टीज ऑफ मराठास, एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली जैन 1757 में अब्दाली इंडिया में आया। इंडिया में आकर अल्टीमेटली मार्च तक चला भी गया, बट 1757 के मार्च में फाइनली रघुनाथ दादा के अंडर या फिर रघुनाथ के अंडर जो है बेसिकली एक एक्सपीडिशन भेजा गया था नॉर्थ में, एंड ये रघुनाथ के एक्सपीडिशन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नाउ रघुनाथ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिसनोमर मार्केट में है। ऐसा बोला जाता है कि ये वही रघुनाथ है जिन्होंने लेटर ऑन मराठास में सिविल वॉर भी कॉज किया, पर ऐसा कोई लेना देना है नहीं। ये रघुनाथ जो है बेसिकली अलग है। रघुनाथ दादा जो है बेसिकली ये वाले, ये रघुनाथ दादा भोसले है, जबकि जो बाद में आने वाले रघुनाथ जो है वो पेशवास के कजिन भाई हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ ने अपने दिमाग में डाल के रखना कि रघुनाथ भोसले थे बाय एंड लार्ज, दिस वाज भोसले फैमिली, एंड इनके अंडर एक्सपीडिशन फिर नॉर्थ में भेजा गया था। नॉर्थ में ये गए रघुनाथ भोसले, एंड नॉर्थ में जाने के बाद अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, नॉर्थ में जाने के बाद इन्होंने दिल्ली के कोर्ट के ऊपर भी वापस कब्जा कर लिया, एंड दिल्ली के कोर्ट में कब्जा करके वहाँ पे रुक जाना चाहिए था, बट अननेसेसरीली ही वेंट अ स्टेप फॉरवर्ड एंड एंटर्ड इनटू द मुल्तान एंड लाहौर। मुल्तान एंड लाहौर में आने के बाद रघुनाथ ने फिर तैमूर को एक क्रशिंग ब्लो भी दिया, हरा भी दिया, एंड तैमूर फिर अल्टीमेटली हैड टू रन बैक टू द काबुल कंधार, जहाँ पे अहमद शाह अब्दाली बैठा हुआ था। अहमद शाह अब्दाली की कैपिटल जो काबुल थी, तो काबुल में बैठा हुआ था अब्दाली। तैमूर अली खान को अल्टीमेटली भागना पड़ा, तैमूर शाह को भागना पड़ा,
एंड तैमूर जैसे ही भाग गया तो इट वॉज अ पॉलिटिकल प्रेस्टीज ब्लो फॉर दी अहमद शाह अब्दाली नाउ। अहमद शाह अब्दाली फिर करेगा क्या, अपना बेटा हार गया है, एंड बेटा हार गया है तो इट हैज़ टू बी एवेंज, एंड वो एवेंज करने के लिए फाइनली हमको दिखाई देता है कि 1759 में फाइनली अहमद शाह अब्दाली जो है नीचे वापस उतरा। एंड अहमद शाह अब्दाली अब जो वापस उतरा था उसमें बेसिकली सिग्निफिकेंट डैमेज अब इसको मराठास को कॉज करना था। इनफैक्ट अहमद शाह अब्दाली जब 1759 में वापस इंडिया में आया तो बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम दिल्ली में मराठास ने अपना ही मिलिट्री कमांडर बिठा के रखा था। नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको याद रखना है तो ही रखोगे। दत्ताजी शिंदे। शिंदे इज बेसिकली सिंधिया, इट इज अ मराठी नेम। आप इसको शिंदे भी लिख सकते हो। शिंदे लेटर ऑन बिकेम सिंधिया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, बट दत्ताजी सिंधिया ऐसे दत्ताजी शिंदे जो है ही वॉज देयर, एंड ये दत्ताजी के ऊपर फिर अल्टीमेटली अब्दाली ने अटैक किया एंड दत्ताजी को मार दिया। नाउ दत्ताजी वॉज वन ऑफ द फादर हेड फिगर ऑफ द एंटायर मराठास। मराठास में दत्ताजी को बहुत मानने वाले लोग थे, एंड इन दैट कैपेसिटी अब पेशवास के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ना चालू हुआ कि यू हैव टू डू समथिंग, कि अल्टीमेटली वी नीड टू एंड दिस पर्टिकुलर मीनास और वी हैव टू टेक रिवेंज ऑफ दत्ताजी एटलीस्ट। एंड यही दत्ताजी का मीनास लेने के चक्कर में फाइनली मराठास ने रिस्पॉन्स किया। मराठास हैड नेवर टेकन अप दिस पर्टिकुलर बैटलफील्ड सो सीरियसली, या फिर इनको कभी अपने ज़िंदगी में उस टाइम पे नहीं लगा था ये बैटलफील्ड इतना बड़ा होगा एंड ये बैटलफील्ड में अल्टीमेटली सब कुछ जो है मराठास के लिए ख़त्म होगा। इट स्टार्टेड विद द नॉर्मल इशू ऑफ पंजाब, कि मुल्तान लाहौर वाले एरिया में तैमूर के साथ जो उसका बदलाने के लिए अब्दाली आया, अब्दाली ने दत्ताजी को मारा, दत्ताजी का बदलाने के लिए अब मराठास वहाँ पे जा रहे थे। एंड दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली हैपन, कि अल्टीमेटली मराठास का रिस्पॉन्स जो है वही हुआ कि मराठास ने अल्टीमेटली वही डिसाइड किया था कि वी नीड टू स्ट्राइक बैक। एंड स्ट्राइक बैक फिर कैसे होगा, तो स्ट्राइक बैक में अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि मराठास ने अल्टीमेटली अपने वन ऑफ दी यू कैन से दैट कि बेसिकली खुद पेशवा को ही जाना चाहिए था, पेशवा बालाजी बाजीराव, बट अनफॉर्चुनेटली पेशवा बालाजी बाजीराव जो उनके ऊपर एक सीवियर क्रिटिसिज्म भी है कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अपनी सेकेंड शादी करनी थी पेशवा बालाजी बाजीराव को, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको देके रखी है काशीराज पंडित ने ही। ये काशीराज पंडित वॉज दीवान ऑफ शुजाउद्दौला एंड शुजाउद्दौला हैड फॉट द बैटल ऑफ पानीपत ऑन द साइड ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो उन्होंने अपने अकाउंट में हैवी क्रिटिसिज्म देके रखा है कि इतना बड़ा वॉरफेयर हो रहा था या फिर होने वाला था, पहले तो आपको पता होना चाहिए था, एंड अगर पता होना चाहिए था वो अगर नहीं है तो भी अल्टीमेटली इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम टू नॉट डायरेक्टली। अगर बालाजी बाजीराव भी ये वॉरफेयर में आते तो भी मराठा से वॉरफेयर बिल्कुल नहीं आते। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट इवन फॉर मराठास कि अल्टीमेटली बैटल फील्ड में किसको भेजा गया, तो बालाजी बाजीराव ने अल्टीमेटली पूरी आर्मी जो है अपने बेटे के कमांड में देके रखी थी। बेटे का नाम जो था विश्वास राव था, बट एक्चुअल में ही वॉज अ माइनर, 17 साल का ही था। एंड बेटे के कमांड में देने के बाद साथ साथ उन्होंने जो नॉमिनल कमांड है वो सदाशिवराव भाव को देके रखी थी। नॉमिनल कमांड सदाशिवराव भाव को देके रखी थी, मतलब ऑब्वियसली सदाशिवराव भाव वाज कजिन ऑफ पेशवा, एंड सदाशिवराव भाव को फिर ये चाल दिया गया था कि ही शॉल बी गोइंग इनटू नॉर्थ, एंड नॉर्थ में जाके अब्दाली का मीनार जो इसको बेसिकली खत्म करो या फिर एटलीस्ट बदला लो दत्ताजी सिंधिया का। एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली जो आर्मी गैदर हुई थी इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसमें पेशवा का बेटा भी था एंड आफ्टर पेशवा का भाई भी था। अल्टीमेटली इसी चक्कर में बैटल फील्ड में गड़बड़ भी होने वाली है जिसकी लेटर ऑन बात करेंगे। रफली 45 to 60,000 की आर्मी जो है इसमें अवेलेबल थी। 45 to 60,000 की आर्मी जो मराठास ने गैदर की थी उसमें एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट मराठास ने क्या करके रखा था कि ऑलमोस्ट 2 लाख लोग जो है इन्होंने बेसिकली वॉरफेयर आर्मी के साथ भेजे रखे थे। एक्चुअल में जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेस है उसमें हमको वही पता चलता है कि दिस इज़ अ वेरी सैड डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले भी बता के रखी थी, पहले भी हाईलाइट करके रखी थी कि इंडिया में जो पॉलिटिकल लकीरें खींची गई है आफ्टर 1707 जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का हो चुका है, उसका जैसा मल्टीपल किंगडम अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया आ चुके हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन पर्टिकुलर किंगडम इनटू अदर किंगडम। एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली अगर मराठा आर्मी, वो भी पेशवा की आर्मी जो ब्राह्मणिकल आर्मी है, अगर नॉर्थ जा रही है तो इनके साथ जो है हम लोग नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस टूर कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी से कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द मराठी सोसाइटी इनको ज्वाइन हो गया कि चलो एटलीस्ट जान की बाजी तो लग सकती है, बट पेशवा की आर्मी मतलब सिग्निफिकेंट आर्मी है एंड पिलग्रिमेज भी हो जाएगा। इसको अवॉइड कर लेना चाहिए था पेशवास को, बट अल्टीमेटली पेशवास ने इसको अवॉइड नहीं किया। इसी की वजह से बैटल ऑफ पानीपत में आपको 2 लाख से 5 लाख का डेथ टोल भी दिखाई देता है। इट इज़ दिस 2 लाख का जो नॉन कॉम्बैटेंट पॉपुलेशन है जिसमें से एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है स्लॉटर होने वाला था, और एक सिग्निफिकेंट नंबर आज भी आपको हरियाणा से लेके
बलूचिस्तान जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे एक स्प्रेडेड कम्युनिटी जो है ये दिखाई देगी। बट इन एनी केस अल्टीमेटली ये एंगल जो है ये बेसिकली इंडिया की कंडीशन उस टाइम पे बताता है कि एक बेसिकली हिंदू बंदा जो साउथ इंडिया में बैठा हुआ है, दक्खन में बैठा हुआ है, ही डिड नॉट हैव एक्सेस टू हिज रिलीजियस प्लेसेस। काशी हो सकता है, बद्रीनाथ हो सकता है, देयर आफ्टर कुरुक्षेत्र हो सकता है, एक्सेट्रा। इनफैक्ट ये बैटल पानीपत में क्यों, उसका रीजन ही वो है कि पानीपत को लग के ही अल्टीमेटली कुरुक्षेत्र है और वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए ये लोग बैठे हुए थे, तभी अब्दाली ने इनको पकड़ लिया एंड दैट्स व्हाई दिस बैटल हैपेंड एट द पानीपत। तो अल्टीमेटली ये सारे कॉजेल जो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड इसमें अल्टीमेटली जैसे ही आर्मी नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी, तो नॉर्थ की तरफ बढ़ने के टाइम पे ही मराठास ने बहुत सारे एलाइज जमाने की कोशिश तो की, बट नॉट इवन अ सिंगल किंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया या फिर नॉट इवन अ सिंगल हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया मराठास के हेल्प के लिए गया। ये भी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि मराठास ने बेसिकली अपनी रेड 1720 में चालू करके रखी थी, अब 1761 आ चुका था। द ग्रेट बाजीराव उन्हीं के अंडर हमने देखा था। एंड मराठास में हम लोगों ने ये चीज़ काफ़ी इलेबोरेटली शिवाजी महाराज के अंडर से ही देखी थी कि मराठा स्टेट फंक्शन में रेवेन्यू के नाम पे बस लूटपाट होती है। इन द सेंस मराठास क्या करेंगे, अपने एरिया के बाजू वाले एरिया में जाएंगे एंड वहाँ से चौथ वसूलने की कोशिश करेंगे। एंड इसका ब्रंट मालवा पे भी पड़ा है, बुंदेलखंड पे भी पड़ा हुआ है, गुजरात पे भी पड़ा हुआ है, अंडर आफ्टर राजपुताना भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे बंगाल पे भी पड़ा है, अवध पे भी पड़ा है, बांगश पठान रोहिला पे भी पड़ा है, मुगलों पे भी पड़ा है। अभी पिछले जो 40 साल का पॉलिटिक्स हमने जो मराठास का डिस्कस किया उसमें हमने देखा है कि मराठास ने किसी को नहीं छोड़ा है नॉर्थ में, सबको लूटा हुआ है। एंड सबसे चौथ का डिमांड जो मराठास ने करके रखा है। एंड इन दैट कैपेसिटी नॉर्थ इंडिया के जो इवन हिंदू रूलर है, दे वर ऑल्सो विशिंग कि कुछ तो बैटलफील्ड में हो जाए और मराठास हार जाए, बिकॉज अगर मराठास हार गए तो ऑब्वियसली फिर हम लोग को चौथ नहीं देना पड़ेगा। और ये चीज़ अब हम इलेबोरेट देख चुके हैं कि राजा के लिए धर्म से बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो हमेशा पैसा ही होता है। एंड हुआ भी अल्टीमेटली वही, दैट इन दैट कैपेसिटी हिंदू रूलर का एज सच कोई सपोर्ट नहीं आया। एंड हिंदू रूलर में बस एक ही सिग्निफिकेंट नाम है, सूरजमल, जो बेसिकली जाट ट्राइब का हेड माना जाता है। उनके साथ भी क्या हुआ वो भी देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अवध का इन्वॉल्वमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन। अवध जिसके साइड में है वो साइड हमेशा से स्ट्रांग है। शुजाउद्दौला के बारे में हम लोगों ने इलेबोरेटली पढ़ा है, इनका लेटर ऑन क्या हो वो भी हमने पढ़ा है। बट इन दैट कैपेसिटी शुजाउद्दौला का स्टेटस 1761 में वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेटस। मुगल कोर्ट से बाजू में बैठे हुए थे, मुगल कोर्ट के बाजू में बैठने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया थे 1761 में। एंड आफ्टर 1764 में जो दो मेजर बैटल हुए, बैटल ऑफ पानीपत एंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, दोनों में इनका इन्वॉल्वमेंट था। दैट इटसेल्फ शोज द पॉलिटिकल माइट और पॉलिटिकल हेफ्ट ऑफ द अवध एम्पायर। अनफॉर्चुनेटली मराठास के अवध के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। एंड इन दैट कैपेसिटी चौथ जो है ये मराठास ने अवध के ऊपर लीनियंट टर्म्स पे लगा के रखा हुआ था बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द अवध। एंड मराठास वर एक्सपेक्टिंग कि भाई अवध आएंगे तो हमारे साइड में ही आएंगे। अल्टीमेटली हुआ अपोजिट, अवध जो है वो चला गया किसके कैंप में, अहमद शाह अब्दाली के कैंप में। जो ओवर्ट रीजन दिया था, मतलब जो बाहरी रीजन दिया हुआ था अहमद शाह शुजाउद्दौला ने, वो वही था कि बेसिकली इस्लाम आर्मी को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट हिंदू आर्मी। बट एक्चुअल रीजन हमको दिखाई देता है कि मराठास के ऊपर वजीर, मराठास के ऊपर बेसिकली शुजाउद्दौला जो अपसेट था बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड द थ्रोन ऑफ द वजीर इन द मुगल एम्पायर। हमने देखा भी था कि थ्रोन ऑफ वजीर जो है 1754 तक किनके पास था, सफदरजंग के पास था। एंड सफदरजंग के सक्सेसर थे शुजाउद्दौला। एंड शुजाउद्दौला वांटेड द वजीर वाला थ्रोन, जो वजीर वाला थ्रोन मराठास ने इमादुद्दौला को देके रखा हुआ है। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर शुजाउद्दौला ने ये वाले बैटलफील्ड में अब हम लोग को दिखाई देता है कि साइड लेनी चालू की अहमद शाह अब्दाली के। अहमद शाह अब्दाली ही क्यों, तो अहमद शाह अब्दाली के साइड लेने के पीछे जो सबसे सिग्निफिकेंट रीज़न रहा है वो रीज़न वही था कि उनको वजीर की पोजीशन अहमद शाह अब्दाली ने प्रॉमिस करके रखी थी, मराठास वो उनको देने के लिए रेडी नहीं थे। बट ननतलेस इवन अवध जो है इट साइडेड विथ हुम, देन अहमद शाह अब्दाली। एंड इसकी चीक में इसी एंगल में अल्टीमेटली हम लोगों को ये चीज़ जो है दिखाई देती है कि बोथ साइड जो अल्टीमेटली पानीपत के एरिया में अक्टूबर 1760 में आके मिल गए। बट ये पहले हम लोगों को थोड़ा सा मैप में ही समझना पड़ेगा कि व्हाई दिस पर्टिकुलर बैटल वाज सो ड्रेडेड बैटल। ये बैटलफील्ड को बेसिकली स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बोला जाता है। यानी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किसने करके रखा था, दोनों ने करके रखा था, सदाशिवराव भाऊ एंड सदाशिवराव भाऊ के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली। एंड ये क्यों, बिकॉज ये मैप में ही आपको अल्टीमेटली पता चलेगा। अल्टीमेटली बैटलफील्ड जो है
ये दिल्ली के अराउंड वाले ही एरिया में हुई थी। एंड दिल्ली के अराउंड वाला एरिया मतलब ऑब्वियसली 1759 में सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली अल्टीमेटली दिल्ली में उतरा हुआ था। एंड दिल्ली में उतरने के बाद फॉर अ ब्रीफ रीज़न, जो लोकल रीज़न है उसमें हम लोग को दिखाई देता है कि ये जो है बेसिकली थ्रू आउट बेसिकली थोड़ा सा ईस्टर्न तरफ चला गया था। ईस्टर्न तरफ मतलब कहाँ पे चला गया था? मेरठ वाले एरिया में चला गया था। अल्टीमेटली प्लान वाज दैट ओनली कि मराठास कभी ना कभी तो नॉर्थ में आएंगे। एंड अगर मराठास नॉर्थ में आ रहे हैं तो मराठास नॉर्थ में आने के साथ उनके साथ लड़ना है। बट अहमद शाह अली का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई जो था विद इन इंडिया दैट वाज नाजिब उद्दौला। नाजिब उद्दौला या फिर नाजिब खान इनको बोलोगे आप, तो नाजिब उद्दौला जो है ही वाज द चीफ टेन या फिर बेसिकली द चीफ ऑफ द रोहिलास। तो रोहिला का चीफ हुआ करता था। एंड रोहिलखंड मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि रोहिलखंड का एरिया है उसका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टाउन इज मेरठ। तो यहाँ पे लोकल ट्राइबल रिवॉल्ट हो रहे थे, लोकल रिवॉल्ट हो रहे थे, उनसे डील करना था। एंड उनसे डील करने के लिए अल्टीमेटली नाजिब ने अहमद शाह अब्दाली को अपने फाइट में इंटेंगल करके अल्टीमेटली मेरठ की तरफ लेके गया। एंड मेरठ की तरफ लेके जाने के बाद अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि समवेयर अराउंड 1760 तक ये चीज़ चलती रही। एंड 1760 में अल्टीमेटली समवेयर अराउंड जून में मराठाज आर्मी जो है आउट ऑफ नोवेयर दिल्ली में पहुंच गई। बट जून जुलाई का पीरियड जो है ये थोड़ा सा दिल्ली में गड़बड़ वाला पीरियड होता है, ये मानसूनल विंड का पीरियड है। एंड इसी पीरियड में अल्टीमेटली यमुना को फ्लड्स आने जो है चालू होते हैं। एंड यमुना में जो फ्लड आने चालू हो गए जून जुलाई के अराउंड, जैसे आपने अभी भी 2-3 महीने पहले देखा होगा अखबारों में कि यमुना को अचानक से आउट ऑफ नोवेयर फ्लड आ गया था। तो ये जून जुलाई के अराउंड जो फ्लड आने चालू होते हैं उसके वजह से वी कैन से कि दिल्ली के बीच में से जो यमुना रिवर आती है, ये यमुना रिवर जो बेसिकली डिवाइड बन गया इन बिटवीन द सदाशिव राव भाऊ का आर्मी जो बेसिकली साउथ से आ रहा था, एंड अहमद शाह अब्दाली। एंड इन दैट कैपेसिटी मराठास के लिए एक और प्रॉब्लम था। एक और प्रॉब्लम क्या था कि नॉर्थ इंडिया में ये लोग आके पहुंच तो गए हुए हैं, बट नॉर्थ इंडिया में पहुंचने के बाद भी रिसोर्स क्रंच इनके लिए अभी भी हो रहा है। नॉर्थ इंडिया का कोई भी रूलर इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिख लोग जो है दे वर रेडी टू सपोर्ट, बट मराठास एंड सिख का कोई भी असल डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट है था ही नहीं। तो दैट्स इवन सिख लोगों का भी कोई भी हेल्प जो है इनकी तरफ नहीं पहुंच पाया। एंड तभी हमको दिखाई देता है कि समवेयर अराउंड जुलाई के अराउंड सदाशिव राव भाऊ ने डिसाइड किया था कि अगर रिसोर्स चाहिए वी हैव टू एंटर इनटू फर्दर नॉर्थ। एंड नॉर्थ में अल्टीमेटली उन्होंने एक एरिया जो है वो टारगेट करके रखा था, दैट इज कुंजपुरा। प्लान वॉज कि हम लोग बेसिकली मराठा कैंप जो है उसको थोड़ा सा नॉर्थ में लेके जाएंगे कुंजपुरा में। एंड कुंजपुरा में जो लेके जाएंगे उसकी वजह से होगा क्या, तो इसके दो रीजन बेसिकली हमको दिखाई देते हैं। पहले तो कुंजपुरा जो है ये बेसिकली जो रेड एरिया है ये बेसिकली अफगान का बेस था। अहमद शाह अब्दाली जब बेसिकली 1759 में इंडिया पे इन्वेड किया था तो उसने जितना भी सोना लूटा हुआ था वो कुंजपुरा के फोर्ट में रखा हुआ था। एंड कुंजपुरा में वो सेव करके अल्टीमेटली दिल्ली में उतरा एंड दिल्ली से अल्टीमेटली मेरठ की तरफ चला गया। अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली की ये जो न्यूज़ थी इंटरनल ये सदाशिवराव भाऊ को मिल गई। एंड सदाशिवराव भाऊ यही रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए क्या बेसिकली कुंजपुरा में गया। बट कुंजपुरा में जाने का एक और सिग्निफिकेंट रीज़न ये भी हम लोग को दिखाई देता है कि कुंजपुरा में जाने का रीज़न था कि कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड। ये कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में ये जो मराठास के साथ 2 लाख लोग आए हुए हैं, ये 2 लाख लोग जो है बेसिकली इनको भेजना है। बट यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोगों को और प्रॉब्लम दिखाई दी है कि इसी पर्टिकुलर पीरियड में बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट लोगों ने मराठा कैंप में सदाशिवराव भाऊ को ये बता के रखा था कि बैटल अगर होता है तो बैटल काफ़ी सिग्निफिकेंट बैटल होगा। तो इन दैट कैपेसिटी दिल्ली तक तो हम पहुंच गए, बट दिल्ली में हम लोग जो वुमन लेके आए हैं एंड दिल्ली में जो हम लोग पिलग्रिम लेके आए हुए हैं ये रफली बेसिकली 2 से 2.5 लाख के बीच वाले लोग हैं। तो इनको जो हम लोगों को दिल्ली से वापस भेज देना चाहिए। कहाँ पे भेज देना चाहिए? एटलीस्ट वी शॉल सेंड देम बैक टू वेयर, देन ऑब्वियसली एटलीस्ट बैक टू बेसिकली ग्वालियर जो बेस है सिंधियास का। तो ग्वालियर में भेज देते हैं ताकि अगर कोई बैटलफील्ड होता है तो वहाँ पे वुमेन एंड देयर आफ्टर पिलग्रिम दिस कैन प्रूव एज अ वीकनेस। बट अल्टीमेटली सदाशिवराव भाऊ ने बात नहीं मानी। एंड बात नहीं मानी तो नहीं मानी, ऊपर से द लेजेंड सीज इट। लेजेंड क्या, बेसिकली इसके रिटन एविडेंसेस हमारे पास है जो हमको दे के रखे अगेन काशीराज पंडित ने ही, जिनके ऊपर अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था। काशीराज पंडित ने हमको ये बता के रखा है कि समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सदाशिवराव भाऊ ने जो बेसिकली मल्हार राव होलकर है जो सिग्निफिकेंट मिलिट्री कमांडर है, होलकर फैमिली इंडिया में सबको पता ही रहती है। तो जो मल्हार राव होलकर है उनको बेसिकली कास्टिस्ट गालियाँ जो है वो डाली ही है। इसकी वजह से मल्हार राव होलकर अपसेट हो गए थे कि अल्टीमेटली सदाशिवराव भाऊ है एंड देयर आफ्टर ही इज बेसिकली व्हाट डूइंग, ही इज शोइंग द ब्राह्मणिकल एटीट्यूड।
ऑब्वियसली इसके इन डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑप्शन में बहुत ही इन डिटेल जाके हम पढ़ते हैं इसको। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, सेम बेसिकली एस्पेक्ट जो हुआ सूरजमल के साथ। सूरजमल जो है बेसिकली वॉज वन ऑफ द ओनली हिंदू किंग इन नॉर्थ इंडिया जो मराठास को सपोर्ट करने के लिए बैटल फील्ड में आया हुआ था। एंड यही सूरजमल के अगेंस्ट भी अल्टीमेटली सदाशिवराव भाऊ ने जो है बेसिकली थोड़ा सा ब्राह्मणिकल माइंड दिखाया। एंड इससे अपसेट होकर अल्टीमेटली क्या हुआ, तो बैटल फील्ड में आपको इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि सूरजमल जो अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विड्रॉ इन जुलाई 1760 इटसेल्फ। एंड सूरजमल विड्रॉ करने के साथ साथ मल्हारराव होलकर ने अल्टीमेटली सीक्रेट डिप्लोमेटिक चैनल खोल लिए डायरेक्टली नाजिब के साथ। एंड ये बेसिकली ट्रेचरी हुई फ्रॉम द होलकर फैमिली एट द ग्राउंड फील्ड और एट द फील्ड ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, जिसकी वजह से मराठास जो है काफ़ी इलेबोरेटली अब बैटल फील्ड में हारने भी वाले थे। बट ननतलेस अगर आपने देखा भी तो अल्टीमेटली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो है, सदाशिवराव भाऊ अल्टीमेटली न्यू दिल्ली से या फिर दिल्ली से जाके बैठा है कुंजपुरा में। एंड यहाँ पे मेरठ में बैठा हुआ है कौन, तो अब्दाली। अक्टूबर आते आते अल्टीमेटली अपने को दिखाई देगा कि अक्टूबर जो है बेसिकली, जैसे अभी भी अक्टूबर ही चल रहा है, तो बेसिकली दिल्ली वाले एरिया में जो बेसिकली ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन जाती है, तो पानी की किल्लत जो हो जाती है। बिकॉज फिर अल्टीमेटली जो फ्लड आए थे, फ्लड भी रिसीड होंगे एंड आफ्टर बारिश जो है वो भी अक्टूबर में नहीं होता, थोड़ा ड्राई मंथ होता है। एंड जैसे ही अल्टीमेटली ये रिवर जो है वो डिक्लाइन होनी चालू हो गई, मेरठ से अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली निकला, पहले उसने दिल्ली कैप्चर की एंड दिल्ली कैप्चर करके अल्टीमेटली वो जाके पहुंचा नॉर्थ में। अल्टीमेटली मराठास को ये खबर लग चुकी थी कि दिल्ली हैज बीन फॉलन टू दी अहमद शाह अब्दाली, तो रैदर देन गोइंग टू कुरुक्षेत्र, मराठास भी अल्टीमेटली नीचे उतरे। एंड फाइनली एक बैटल फील्ड है, द ओल्ड बैटल फील्ड ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर टू ग्रेट वॉरफेयर पहले ही खेले जा चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल वाले ही फील्ड में अल्टीमेटली फिर मराठास भी पहुंच गए, अब्दाली भी पहुंच गया। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बैटल फील्ड में हमने पहले ही देखा हुआ था कि अभी के लिए आप इसको भगोड़ेगिरी बोलो, दैट इसको स्ट्रेटेजिक रिट्रीट बोला जाता है। हमने ये चीज़ शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड पे भी देखी थी, बाजीराव के इन्वेजन्स में भी देखी थी कि अगर इन्वेजन सक्सेसफुल होता हुआ ना दिखे या फिर गड़बड़ दिखे, उल्टे पाव निकलने समझदारी वाली बात है, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट आपको करनी आनी चाहिए। अब ये लोग स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करेंगे कहाँ पे? अहमद शाह अब्दाली जो बेसिकली इस तरीके से इस तरफ से बैठा है, अगर उसको रिट्रीट करनी है तो उसको अफगानिस्तान जाना है, तो ऑब्वियसली उसको मराठास को डैश दे के ही अल्टीमेटली अफगानिस्तान निकलना था। एंड सेम हैपन विद मराठा, जो बेसिकली उल्टे पाव आके बैठे हुए हैं, उनको अगर रिट्रीट करनी है, उल्टे पाव भागना है, तो इधर किधर नहीं भाग सकते आप, इधर किधर भागोगे, आपको अल्टीमेटली यहाँ वाले एरिया से ही नीचे आना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस बैटल जो है अल्टीमेटली इट वाज पॉइज्ड टू बी वन ऑफ द डेडलीस्ट बैटल ऑफ द एंटायर 18th सेंचुरी इंडिया। ये बैटल इतना बड़ा बैटल भी नहीं होता, ये बैटल इतना डेडली बैटल भी नहीं होता अगर ये साइड जो है बेसिकली उल्टे साइड से अपने साथ एक दूसरे के सामने आके बैठती। अल्टीमेटली दोनों साइड एक दूसरे के रास्ते में खड़ी थी, एंड जब आप एक दूसरे के रास्ते में खड़े रहोगे तो लोकल लेवल पर अल्टीमेटली आपको दूसरे को मार के ही उसके एरिया से आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन ओवर हियर। कि मराठास को अगर रिट्रीट करनी है तो बेसिकली महाराष्ट्र की तरफ भागना पड़ेगा, बट अब सामने ही क्या बैठी है, अब्दाली की आर्मी बैठी हुई है। एंड सिमिलरली अगर अब्दाली को भागना है तो उल्टा अफगानिस्तान की तरफ भागना पड़ेगा, बट अब सामने कौन बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली फिर आपके मराठास जो है वो बैठे हुए हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड और ट्रांसपायर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैटल। ये बैटल अल्टीमेटली हम लोग को वही दिखाई देता है कि बाय द टाइम पीरियड, अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि अक्टूबर 1760 में ये बैटल जो है बेसिकली एक्चुअल एनसी हुआ, अक्टूबर 1760 में ही हम लोगों को दिखाई देता है क्या, सबसे पहले जो है ये दोनों फाइट्स आर्मीज जो है बैटल ऑफ पानीपत में सामने आई। एंड सामने आने के बाद अल्टीमेटली इनको पता चला कि अगर बैटलफील्ड होता है तो गड़बड़ वाली बात होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉर ऑलमोस्ट 3 महीने कंटिन्यूस राउंड ऑफ निगोशिएशंस चले। एंड जो कंटिन्यूस राउंड ऑफ निगोशिएशंस चले उसमें अल्टीमेटली फिर दोनों साइड जो अड़ गए कि दिल्ली का अंडर आफ्टर मुल्तान का क्या होना चाहिए। अल्टीमेटली दिल्ली पेशवास अगर अपने अंडर रखे तो उसको अब्दाली को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब्दाली का वही कहना था कि भाई एटलीस्ट मेरे लिए पंजाब मुल्तान वाला एरिया छोड़ दो, बात खत्म कर दो। बट मराठा जड़ गए कि पंजाब मुल्तान वाले एरिया से भी उनको चौथ चाहिए होगी, एंड दैट बिकम द ट्रिगरिंग पॉइंट। फाइनली दोनों ने लोकल लेवल पे निगोशिएशन चैनल तो ओपन अप रखे, बट निगोशिएशन चैनल के साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल भी ओपन अप करके रखे थे कि सप्लाई लाइन ओपन हो। मराठास गए क्यों थे कुंजपुरा में, बिकॉज खाने के लिए खाना नहीं था, सप्लाई लाइन क्लोज हो चुके थे। एंड अब ये और ड्रेडेड पोजीशन हो गई, बिकॉज जो भी सप्लाई लाइन ओपन अप होनी थी
वो दिल्ली से ही आने वाली थी। वहाँ पे अब रास्ते में ही अब्दाली खड़ा है, तो मराठा कैंप में कुछ जाएगा ही नहीं। तो लोकल लेवल पे सप्लाई लाइन बेसिकली निकालने के चक्कर में ही ऑलमोस्ट हमको दिखाई देता है कि अक्टूबर 1760 से जनवरी 1761 तक ऑलमोस्ट 7,000 की कैजुअलिटीज लोकल लेवल पे हुई। ये 7,000 की कैजुअलिटी बैटल ऑफ बक्सार के वॉरफेयर में हुई थी। इतनी कैजुअलिटी यहाँ पे वॉरफेयर चालू भी नहीं हुआ है, वॉरफेयर चालू होने के पहले ही ये कैजुअलिटी जो है हैवी कैजुअलिटी हमको दिखाई देती है। एंड यही कैजुअलिटीज में अल्टीमेटली हमको वो भी दिखाई देता है कि ये पर्टिकुलर चक्कर में फाइनली मराठा कैंप जो है वो पहले से ही रिसोर्स क्रंच सफर कर रहा था। एंड यही रिसोर्स क्रंच अब बेसिकली बाय द टाइम पीरियड ऑफ दिसंबर पूरा का पूरा बाहर आ गया था। मराठा कैंप में खाना नहीं था। बाय द टाइम पीरियड ऑफ अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है 12th जनवरी मराठा कैंप में खाना बिल्कुल भी नहीं बचा है। 12th जनवरी एंड 13th जनवरी मराठा आर्मी जो है अल्टीमेटली अपने लिए लाए हुए कैमल थे या फिर आपने लाए हुए जो हॉर्सेस थे, इन्हीं को अल्टीमेटली काट के खाना चालू कर दी थी। तो ऑलमोस्ट 2 दिन के लिए मराठा आर्मी वीकेंड से हंगर से सफ़र कर रही थी या फिर हंगरी थी। एंड इसी बीच में अल्टीमेटली फिर सदाशिवराव भाऊ के ऊपर वो प्रेशर बढ़ा, जिसमें सारे मराठा मिलिट्री कमांडर ने उनको वही रिक्वेस्ट की, इफ़ वी हैव टू डाई, लेट अस डाई ऑन द बैटलफील्ड। ये बेसिकली भूखमरी से मर के अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड अल्टीमेटली बैटलफील्ड में आपको यही एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। बैटल चालू होने से पहले ही अहमद शाह अब्दाली ने आधे से ज़्यादा बैटल जीत लिया था बाय स्टार्विंग मराठा फोर्सेस। तो मराठा फोर्सेस बैटलफील्ड पे कितनी भी हो, बट वो स्टार्विंग फोर्सेस थी। एंड ऑन दी अदर हैंड अल्टीमेटली फिर अब्दाली का जो लाइन जो था वो काफ़ी इलेबोरेटली चल रहा था, बिकॉज अब्दाली के नीचे दिल्ली थी, दिल्ली के बाजू में मेरठ एंड उसी के बाजू में अल्टीमेटली इलाहाबाद। ये सारे ही एरिया से अब्दाली को सपोर्ट रिसोर्सेज जो है वो आ रहे थे। मराठाज अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करके गलत डायरेक्शन में फंस गए, जिसका बेसिकली क्या होने वाला था, उनको लॉस ही होने वाला था। फाइनली अंडर द प्रेशर ऑफ द मिलिट्री कमांडर 14th जनवरी को अर्ली मॉर्निंग मराठाज ने फिर बेसिकली जो है बैटल ड्रम्स बजाने चालू कर लिए थे कि नाउ वी हैव टू एंटर इनटू द वॉरफेयर। एंड ये जो बैटल हुआ, एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड वॉरफेयर था पूरे के पूरे 18th सेंचुरी का, बिकॉज शेयर डेथ टोल ऑन द बैटलफील्ड जो है समवेयर अराउंड 40,000 to 80,000, रफ फिगर इसको 1 लाख पे भी डालते हैं। बट जो पूरा के पूरे बैटलफील्ड का अगर लॉस हम लोग काउंट करें तो इट इज टू द ट्यून ऑफ लोएस्ट लेवल पे 2 लाख का है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे 5 लाख का बताया जाता है। तो अल्टीमेटली फिर ये बैटलफील्ड में क्या हुआ तो अब उसके ऊपर जाता है। तो लेट्स मूव इनटू दिस एस्पेक्ट, बट आई गेस इट्स ऑलमोस्ट नाउ 37 मिनट, तो विल स्टॉप आज के लिए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे, बैटल थोड़ा सा फिर कल वाले लेक्चर में रखेंगे। आई हैव बीन बेसिकली गिवन द लिमिट ऑफ 50 मिनट्स एट द मोस्ट। बैटल चालू किया तो इसको मैं बीच में रोक नहीं पाऊंगा, तो इसको आज के लिए फिर रोक लेंगे एंड आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड, या फिर इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे बेसिकली कल। तो बैटल कल देखेंगे। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, एटलीस्ट बैकग्राउंड जो है बेसिकली वो क्लियर होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड में आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा कि ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस बैटल ऑफ पानीपत हैड ऑकर्ड। ये सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज लेटर ऑन हमको वही एक क्वेश्चन डील करना है जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि वाई हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट बैटल ऑकर्ड एट द फील्ड ऑफ द पानीपत। तो ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन था, इसके लिए सर्कमस्टेंसेस समझने ज़रूरी थे। मैंने आपको बेसिकली टोटल 3 बैटल जो मैंने आपको पहले ही बताए थे एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से, कि थोड़ा सा इलेबोरेटली समझाऊंगा। जिसमें सेकेंड बैटल ऑफ तराई वो हमने इलेबोरेटली देखे थे कि कैलकुल टेक्निक कैसे इस्तेमाल हुई थी एंड लोकल लेवल पे स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई थी। देर आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रूमी मैंने आपको समझाया था, तुलघुम समझाया था, एंड देर आफ्टर टाबर चंगी फॉर्मेशन दैट इज कैंप फॉर्मेशन वो भी समझाया था, एंड देर आफ्टर एक ये वाला बैटल भी, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग बेसिकली फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो मोस्ट प्रॉब्ली कल ही आ जाएगा। तो आज के लिए थोड़ा सा रोकेंगे, बट अगेन जाने से पहले जो है दिस इज समथिंग की जो नया बैच जो है हिस्ट्री ऑप्शनल का, इट हैज़ बीन लॉन्च। इसको ऑलमोस्ट मैं अब 4-5 लेक्चर तो ले चुका हूँ, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 गाइस, देन दिस इज अ लास्ट चांस फॉर यू टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। इसमें अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ था, विल बी गेटिंग एक्सेस ऑफ फाउंडेशन लेक्चर। जो मेरा मटेरियल है, जो मेरा खुद का मटेरियल है वो मिलेगा। 3 टाइप का मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग यू, क्रक्स मटेरियल, देर आफ्टर फिर ये जो है दैट इज हैंड रिटन नोट एंड पीपीटी। एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली आपको इसमें जो टेस्ट सीरीज जो वो भी इंक्लूडेड है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज विच विल डेवलप योर प्राइमरी स्किल एज वेल एज सेकेंडरी स्किल। एंड ये सारा पैकेज वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग यू एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट of 15,999 if you use my code. And I'm going to close the admission on 5th of October. So if you're preparing for 2024, then this is probably the last chance. इसके बाद मुझे नहीं लगता कि I will be in a position
टू लॉन्च एनी बैच फॉर 2024। तो 2024 के लिए अगर आपका टारगेट है तो अभी भी टाइम नहीं गया है, वी स्टिल हैव 3 months इन आवर हैंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें वी कैन salvage lots of things. So this is up to you now कि basically whether you are preparing for 24 and 25, and I'll leave this particular choice upon you. But do join the batch guys if you are preparing for 2024, as I have myself scored 300 plus marks in history optional, so I can guide you well in that direction. So that will be it आज के लिए दोस्तों, आज के लिए फिर यहाँ पे I will be stopping. तो थोड़ा सा इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत एंड thereafter एंग्लो मराठा वॉरफेयर tomorrow and thereafter day after tomorrow. So thank you so much guys, I'll be stopping the session now. Thank you guys. Yeah. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।